हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 8th क्लास है और 8th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका लेसन नंबर 7 देख रहे थे और हमारी थर्ड बुक है हिस्ट्री की, उसमें महिला जाति और सुधार की बात कर रहे थे। तो हमने बहुत सारे सुधार और रिफॉर्म को हमने अपने इस लेक्चर के अंतर्गत देख चुके थे। धार्मिक सुधारों के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे उन्होंने प्रयास किए, उन सब प्रयास और आपके समर्थन को हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, समानता और न्याय की मांग किस प्रकार हो रही थी। ठीक, और उसके बाद हमने देखा एक केरल के बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं श्री गुरु नारायण। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, श्री गुरु आपका नारायण के बारे में। ठीक है, ठीक, इन्हें देख लीजिए, श्री गुरु नारायण, इन्होंने देखा होगा। ठीक, आज हम पढ़ेंगे ज्योतिबा फूले, गुलामगिरी। लेकिन अभी जितना हमने पीछे कल पढ़ा है उसमें सबसे पहले किसी कुछ पूछना है, कोई डाउट है, समानता क्या है, न्याय की मांग किस प्रकार बढ़ रही थी, क्या कुछ था, किसी का कोई क्वेरी, किसी का कोई डाउट है किसी बच्चे का, आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। गुलामगिरी की बात करते हैं कि गुलामगिरी पुस्तक क्या है, कैसे है, आइए देखते हैं। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा फूले सबसे प्रमुख आपके मुखर नेता थे। बहुत बड़ा योगदान है ज्योतिबा फूले का। 1827 में जन्मे हैं ज्योतिबा फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूल में शिक्षा पाई थी। कह रहे जो ईसाई लोग हैं, ईसाई प्रचारक जो उन्होंने स्कूल खोले थे, उसमें उन्होंने एजुकेशन पाई। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। आप देखते हैं 1800 के आसपास, 1900 के आसपास हमारे यहाँ जाति व्यवस्था इतनी जटिल थी कि लोग एक दूसरे की परछाई से भी दूर रहते थे। यहाँ तक था कि उच्च जाति की परछाई अगर गुजर रही है, अगर निम्न जाति की परछाई उसके ऊपर आ गई तो लोग अपने आप को अछूत मान लिया करते थे। ऐसी कहावतें प्रचलित थी। मैं इनका कोई सारोकार नहीं करता, लेकिन ऐसा उस जमाने के टाइम में जो आपकी प्रचलित कहावतें या लोगों के बारे में लोकावती की हमने सुनी है। आप देखिए, ये उस समाज पर व्यंग कसेंगे जो समाज की जटिल परिभाषा है, जटिलता को समझाए हुए उस पर ये अपना प्रयास करेंगे। देखिए, उन्होंने ब्राह्मण के इस दावे में खुलकर हमला बोला कि ब्राह्मणों के दावे पर क्या बोला, खुलकर हमला बोला। आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए हैं और उन्हें इस मिट्टी की असली वारिसों, जैसे आर्य के आने से पहले जो लोग यहाँ मूल रूप से रह रहे थे, वो हार कर गुलाम बना दिया गया, उन्हें हराकर गुलाम बनाया। जब आर्य ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया तो वे पराजित जनता को नीचा, निम्न जाति वाला मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जाति का उनकी जाति में सत्ता का कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देश और लोगों की कथित निम्न जाति के लोग हैं। कैसा है, यहाँ के कथित और आपका निम्न जातीय लोग। ठीक, ये हम देख लिया। तो ये धरती किसकी है, जो कथित निम्न जाति के लोग हैं उनकी है। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यह स्वर्ण युग था। देखिए, दो कॉन्सेप्ट को लेकर बात कर रहे हैं। बेसिकली होता क्या था, सबसे पहले ये थे आर्य। इन्होंने कहा कि आर्य सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आर्य को अगर मूल उत्पत्ति ओरिजिन पढ़ोगे, लोगों के मत अलग अलग है। कह रहे जो आर्य हैं वो बाहर से आए हैं और यहाँ पर रह रहे जो आपके लोग थे, आर्य ने उनको जीता और जीत कर अपनी प्रभु सत्ता स्थापित कर ली और उनकी स्थिति को निम्न कर दिया, जिस वजह से ये दुर्दशा की प्रारंभिक चरण देखा। वो ऐसा कहते हैं। ठीक, तब किसान योद्धा जमीन जोतते हैं, मराठा देहात न्याय में निष्पक्ष तरीके से शासन करते हैं। उन्हें सुझाव दिया कि शूद्र और अति शूद्र, अछूत जाति
कि भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज में समाज नामक संगठन जातीय समानता की मुहिम चलाता है। कैसा है? उन सबकी आपका मुहिम चलाता है और उसी मुहिम के जरिए ये सारी चीजें और वो देखते हैं। मैं यहाँ और तुम वहां। फुले उस जाति के नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्र के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा, ब्राह्मण अपने धर्म की वजह से तलवार छिपा ली है। उन्हें संपन्न जिनसे लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है। अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। कह रहे पहले तो वो तलवार छिपा ली, अब लोगों के सामने ड्रामा कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं कि भैया हम देशभक्त हैं। हमारे शूद्र मुस्लिम और पारसी नौजवान को ये सलाह है कि अगर तुम ऊंची नीची के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद कर देंगे, एकजुट नहीं होंगे, तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं करता है। कितनी अच्छी बात लगी। अगर आप लड़ाई झगड़े में ऊंच नीच में रहोगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं करेगा। यह एकता के फायदे में है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यहाँ स्थिति पैदा नहीं होगी। मैं तुम्हें और कहा, और यह बात उन्होंने बोली। 1873 में ज्योतिबा ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। इसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिका गृह युद्ध हो चुका है, जिसमें फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई। फूले ने अपनी पुस्तक में उन सभी अमेरिकियों को की समर्पित और उनमें गुलामों की मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। कैसे उन्होंने समर्पण किया, क्या उनकी मुक्ति के लिए क्या उनका संघर्ष था, इसमें लिखा है। इस तरह उन्हें भारत की निम्न जातीय अमेरिका के काले गुलाम की दुर्दशा को जोड़कर देखा कि कैसी उनकी स्थिति है, क्या कुछ है, उस दुर्दशा को जोड़कर देखा है। क्लियर है कि आखिर में है क्या मेनली इस पुस्तक के अंतर्गत, यही बताने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए देख लिया क्या थी गुलामगिरी, कैसे उन्होंने ध्यान दिया, क्या किस बात को लेकर वो चल रहे थे, क्या उनकी मुहिम थी, इस पर विचार। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था में अपनी आलोचना के सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ा दिया गया था। उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों को मुसीबतों और निम्न जाति के अपमान की हालत के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 19वीं सदी में पश्चिमी भारत के बी.आर. अम्बेडकर और दक्षिण में आई.वी. रामास्वामी नैयर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चला। इस तरह के बहुत सारे ऐसे निम्न जाति के आलोचक जिन्होंने निम्न जाति व्यवस्था के बने होने की आलोचना की, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हों, ज्योतिबा फुले रहे हों, के.आर. नारायण रहे हों और ई. रामास्वामी रहे। ये दलित नेता थे जिन्होंने दलितों के सुधार और जीवन के बारे में बात की, उनकी आलोचनाएं की, उनको बताया कि हम क्यों पिछड़ रहे हैं, दलितों को क्यों पीछा रखा गया। उन सभी को लेकर उन्होंने इस प्रकार की बात और समन्वय को दिखाने का प्रयास भी किया है। ठीक है, जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप समझ सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक, चलिए अब इसके बाद है मंदिरों में कौन जा सकता था, इसको देखेंगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए किस तरह की स्थिति को, किस तरह के संघर्ष को पार कर ये लोग वहां तक पहुंचे।
चलिए, मंदिर में कौन जा सकता था? अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। ध्यान दीजिए, महार। बचपन में उन्हें इस बात को बहुत नजदीकी से देखा है था कि रोजाना की जिंदगी में जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। जाति भेदभाव और आपका पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठाना पड़ता था। स्वर्ण बच्चों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। जिस नल से सब लोग पानी पीते थे, स्वर्ण जाति के लोग, निम्न जाति के लोग उन नलकों से पानी नहीं पी सकते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई। फेलोशिप का मतलब स्कॉलरशिप वगैरह भेज जाती थी जो बच्चे अच्छे होते थे। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफी कुछ लिखा। उन्होंने देखा कि कैसे संरचना है, उच्च जातीय व्यवस्था किस तरीके से गढ़ी हुई है, निम्न लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, तो निम्न जाति के लोग कैसे उनको समझा जाता है, कैसे उनके साथ आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। इन सब कुछ के बारे में उन्होंने लिखा और बताया क्या कुछ था, और उन्होंने ये सारे संघर्षों को बहुत ही पास से अपने जीवन में देख भी लिया। आगे बढ़े। सन 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश को लेकर आंदोलन शुरू किया। इसमें महार जाति के लोगों की बड़ी संख्या ने हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारियों ने इस बात का बहुत आग बबूला कर दिया कि दलित भी मंदिर में जलाशय का पानी का इस्तेमाल करेंगे। 1927 और 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को देखना चाहिए कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह की जड़ कितनी मजबूत है, कि जातीय व्यवस्था की जो जड़ है वो कितनी मजबूत है। आप देखिए कितना सुंदर शिवालय बना हुआ है, आप नजर से देख सकते हैं। मौद्रेय मंदिर का प्रवेश द्वार टॉमस डेलियन द्वारा बनाया गया था। मध्य प्रदेश में आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वार के आसपास भी फटकने नहीं दिया जाता था। मतलब वो द्वार के पास पड़ोस में भी खड़े नहीं हो सकते थे। ये द्वार था, ये उनका एंट्री नहीं थी कि वो उसके अंदर चले जाए। समझ रहे हो, ऐसी स्थिति थी हमारी सामाजिक संरचना को हमने इतना जटिल बनाया था कि सोचिए कोई निम्न जाति का लोग इसमें प्रवेश न कर पाए। ऐसे हमने पूर्वाग्रह अपने मनों में पाल रखे थे। ठीक। गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं शताब्दी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जाति का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मणों तो उत्तर से आए हैं, उन आर्य आक्रमणकारी के वंशज हैं। यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ नस्ल को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय की और सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध पीवी रामास्वामी एक मध्यम वर्गीय परिवार में आपके पले बढ़े। आरंभिक जीवन में वे सन्यासी थे। उन्होंने सांस्कृतिक शास्त्रों को गंभीरता से अध्ययन किया था। सन्यासी थे और मध्यम वर्ग परिवार, संस्कृत में एजुकेशन ली उन्होंने। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बन गए, परंतु राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में उन्होंने देखा कि बैठने के लिए जाति के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है। उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जाति और उच्च जाति के लोगों को अलग अलग बैठने का इंतजाम था।
पेरियार को समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपना स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति की असली वाहक अछूत ही है। उन्हें ब्राह्मणों के अधीन कर लिया गया। उनका मानना है कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों, असमानता ईश्वर प्रदत्त मानते हैं। सामाजिक समानता के लिए धर्म से अछूत को खुद को मुक्ति पानी होगी। कैसी होगी? मुक्ति पानी होगी। जो हम बात करते हैं छूत अछूत की, जब तक हम इससे परे नहीं निकलेंगे, हम इससे मुक्ति नहीं पाएंगे। हम कैसे कहेंगे कि हम मुक्त हैं या कैसे हम मुक्त हो रहे हैं? ये भी तो हमको देखना है। ठीक इसी की बात इन्होंने सबसे पहले पेरियार ने की थी। सॉरी, पेरियार के नाम से प्रसिद्ध है ई रामास्वामी। चलिए आगे बढ़ जाए। पेरियार हिंदू वेद पुराण के कट्टर आलोचक थे। खास तौर पर मनु द्वारा रचित संहिता, भागवत, रामायण के कटु आलोचक थे। इन्होंने बड़ी आलोचना की इनकी। ये समाज को इनको मार्गदर्शन दिखाना चाहिए था, अपितु इन्होंने मार्गदर्शन नहीं दिखाया। और मनुस्मृति के तो बहुत बड़े आलोचक थे वो। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जाति पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है कि निम्न जाति को दबाया जाए और पुरुष और बाप के महिला के बीच का जो अंतर है, जो पुरुष हावी हुआ है महिला पर, ये पुस्तकों का हवाला देकर हावी हुआ है। ये दलील लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जाति नेताओं के भाषणों में विचारपूर्ण लेखन आंदोलन उच्च जाति या राष्ट्रवादी नेताओं के बीच आत्म मंथन और आत्म आलोचन की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभा तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए रुझान सख्ती से इसका विरोध किया। अब तुम किसी का विरोध करोगे तो जो उनके समर्थक हैं वो आपका विरोध करेंगे। ठीक, इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच ना आए। ये साबित करना चाहते थे कि इस बात का धार्मिक ग्रंथ की मान्यता मिली है। औपनिवेशिक काल के बाद जातीय सवाल, बहस और संघर्ष के चलते ये आज भी जारी रहता है। कैसा रहता है? आज भी जारी है। तो ये संघर्ष, ये सारी पहलें आज भी मुद्दे के विषय हैं और आज भी आपका बना हुआ। आज भी आप देखते हैं बहुत से लोग मनुस्मृति को जला देते हैं, कुछ वेदों पर टिप्पणी कर देते हैं, बदले में जो उनको पढ़ाते और पढ़ते हैं, जो उनके प्रचारक हैं, वो उन पर विरोध करते हैं, टिप्पणी करते हैं। तो ये सामाजिक व्यंग आज भी बरकरार आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपने देखा, इतना आपने पढ़ा, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।